बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबर रहमान। ख़वातीन और हज़रात, आपसे वादा किया था आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो अपने ज़माने के क्राइम फाइटर और एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हाजी मज़हर इकबाल इंस्पेक्टर। हाजी साहब ने बतौर कांस्टेबल नौकरी का आगाज़ किया और इंस्पेक्टर के ओहदा तक पहुंचे। बतौर डीएसपी भी अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते रहे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। हाजी साहब, आपने बतौर कांस्टेबल मुलाजमत का आगाज़ किया और इंस्पेक्टर के ओहदा तक पहुंचे। बतौर डीएसपी भी काम किया। आपने सिटी डिवीज़न में, सदर डिवीज़न में, कैंट डिवीज़न में, मॉडल टाउन डिवीज़न में, गर्ज के लाहौर के हर कोने में नुमायां खिदमात सर अंजाम दी। कई पुलिस मुकाबले भी आपकी क्रेडिट पे मौजूद हैं। आपने किस सन में अपनी सर्विस का आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 17/11/83 को मैट्रिक करके अभी सनद मिली नहीं थी तो पुलिस लाइन में टेस्ट हुआ और उसमें 1983 में एज अ कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया। मुझे अफसर बनने का बहुत शौक़ था। मैंने जब ट्रेनिंग पर गया उधर पिंडी में रिक्रूटिंग सेंटर में, तो उधर मेरे फूफा जी जो हैं वो ऑफिस सुपरडेंट थे। उनकी वजह से मुझे काफ़ी उधर रिलैक्सेशन मिली कि मुझे एफए करने का टाइम भी मिल गया। मैं पहले टाइम पीटी पीरियड लॉ पढ़ के पिछले टाइम कॉलेज जाता था। जब रिक्रूटिंग कोर्स पास करके आया तो वापस आके मैंने एफए किया। इसके दौरान ही पेपर हुए एएसआई के, मगर चूँकि मैं उस वक्त मैट्रिक ही था जब इम्तिहान में बैठा, मगर बदकिस्मती से वो ऑफिसरों की आपस में कोई क्लैश हो गई जिसकी वजह से उन्होंने महकमे से प्रमोट कर दिए और वो पाया तकमील तक ना पहुंचा उनका जो प्लान था डायरेक्ट भर्ती का इधर गवर्नमेंट का। उसके बाद 88 में मैंने AB का इम्तिहान पास किया और एक कुर्बानी भी देनी पड़ी। मेरे बड़े भाई की उसी दिन गांव में बारात आनी थी जेलम में, तो मैं लाहौर था, तो उसी दिन मेरा परेड का इम्तिहान था। अल्लाह की रहमत और माँ की दुआ से माशाल्लाह जिस दिन भाई का वलीमा था तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह मैं B1 में दर्ज होके हेड कांस्टेबल हो चुका हूँ। वो सारी फैमिली में इतनी खुशियाँ हुई कि मेरी जो माशाल्लाह भाभी जान आई हैं उनका कदम हमारे लिए बायस से बरकत हुआ है और मैं माशाल्लाह हेड कांस्टेबल बन गया। माशाल्लाह। आपने फील्ड की सर्विस बतौर हेड कांस्टेबल स्टार्ट की यस, या उससे पहले भी फील्ड में काम करते रहे? हेड कांस्टेबल मैं फील्ड की नौकरी शुरू की। मैं पहले ही जब आया ना तो मेरी PSTB सिटी में एज अ हेड कांस्टेबल ड्यूटी लग गई और जब सरगोदा में कोर्स पास किया, लोअर कोर्स पास किया, तो उधर उस्ताद ने एक सबक दिया था कि बेटा सबको, मुझे नहीं सबको सबक दिया था, पता नहीं बाकियों ने अमल किया या नहीं किया, मगर मैंने उस्ताद के हुक्म के मुताबिक अमल किया। वो सबक ये था कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी कोई चोर चक्का डाकू डकैत जो मर्जी आपको ऑफर करे, रिश्वत दे, आपने बाहर उसे नहीं छोड़ना। यानी कि बाहर सौदे नहीं करते, सौदे नहीं करने। जिसे भी गिरफ्तार करना है उसे पुलिस स्टेशन लेके आना है। मेरी TB सिटी में उधर ड्यूटी लग गई। मुझे 2 पुराने से कांस्टेबल मिल गए, तो उधर मैं ड्यूटी पे था तो एक बंदे को हमने रोका जिसका नाम बाद में पता चला कि मकसूद उर्फ काला है। वो उधर काफ़ी बरत रहूस है, उन इलाकों में फिर रहा था। उसके पास मोटरसाइकिल भी थी। तो जब मैंने उससे पूछा कि किधर रहते हो, तो उसने कहा ये कारखाना है मेरा। अंदर उसने आवाज़ दी अज़हर, मगर को अंदर ज़फ़र नाम का बंदा था जिसका कारखाना था। फौरी उसने दरवाज़ा खोल दिया तो मैंने अपने कानों से सुन लिया कि उसने कहा कि कह दे ये हमारा बंदा है। अच्छा। मैंने फौरी उसको एक लगाई और उसने ना फौरी चाह के शायद ये करप्ट पुलिस अफसर होगा, फौरी उसने जेब में पैसे हाथ डाला। 70-75 हज़ार रुपया था, तो साथ उसके उस ज़माने में
यानी कि ये 89 की बात है। वो निकाला, उसके साथ मैगज़ीन आ गई, तो फिर फौरी मैंने जब मैगज़ीन निकली तो उसकी तलाशी ली, उससे पिस्टल भी निकल आया। मैं थाने ले आया। उस वक्त के SHO थे चौधरी फरजंद, जो बीमार थे, बड़े डेड एंड लास्ट अफसर थे। उसके बाद रफ़ीक साहब इंचार्ज थे, थाने के SHO थे TBCT के। मैंने उनके जाके पेश किया, उन्होंने कोई इतनी इंटरेस्ट ना ली, पुराने बंदे थे, ना कोई तफ्तीश की, मगर मेरे अंदर जज्बा था कि इसकी तफ्तीश की जाए। मैंने उससे थोड़ी सी अफसर के साथ मिल के तफ्तीश की। बात जब बड़े ही अफसर इंटरेस्टेड ना हो तो मुतहद क्या कर सकता है। वो खैर फौरी उसका 13वीं पैंट का पर्चा दे दिया। जब टोटों को पता चला कचहरी में कि इसके पास इतने पैसे हैं, तो फौरी उसकी ज़मानत हो गई। उसी इलाके में कोई ऐसा बंदा घूम रहा था जिसे पता था कि ये 460 का मुलजम है। और दिनों 460 है हराबा डकैती के दौरान मर्डर। वो जब पता चला, वो एक इन्फार्मर फिर रहा था जिसे पता था कि ये 460 का मुलजम है। वो मैंने खुद भी अखबार में पढ़ा हुआ था कि रिवाज गार्डन में 4 बच्चों की मां का पुरस्कार कत्ल, और वो इस मकसूद ने सूदे ने किया हुआ था। खैर जब वो बेल करा के चला गया, हमने कहा वो अपने पैसे या मोटरसाइकिल लेने आएगा, मगर वो नहीं आया। वो गायब हो गया। और उसके लिए वो केस बहुत बड़ा था। ये बात फैल गई, और उस वक़्त के जो हमारे SSP थे, उस वक़्त वो ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन एक ही था, बड़े ही माशाल्लाह आला अफसर राना मकबूल साहब SSP थे। उन्होंने बड़ी मीटिंग में SHO की सरजनश की और उसे मुअत्तल कर दिया रफ़ीक को कि ये SHO TB जिन्होंने डकैती मर्डर का मुलजम पैसे लेके छोड़ दिया। हमें उन्होंने कुछ ना किया, सिर्फ थाना चेंज कर दिया। ये ख़वातीन हज़रात उस दौर की बात है जब मैं इंचार्ज स्पेशल स्टाफ था नवाकोट सर्कल, PSO था मैं ASP नवाकोट एहसन महबूब साहब का, और सब इंस्पेक्टर था। ये उस दौर का किस्सा सुना रहे हैं मज़हर इकबाल साहब। उसके बाद मैं ना यक्की जब चला गया तो यक्की मुझे सूट नहीं करता था, वो दूर था। तो मैंने किसी अपने मेहरबान जो उस वक़्त चिमा साहब के साथ लगे हुए थे, उसे कहा, नबी अहमद साहब हमारे मोहतरम हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें कहा कि मुझे रहमतुल्लाह साहब न्याजी जो DSP सिटी हैं उनके स्टाफ में लगवा दो, चूँकि मुझ में टैलेंट है, मैं इंशाल्लाह क्राइम फाइटिंग करूँगा, गैंग पकड़वाऊँगा, मंशियात के अड्डे पकड़वाऊँगा, जुए खाने पकड़वाऊँगा, जो यानी कि उनकी SOP है उसके मुताबिक चलूँगा। ख़वातीन हज़रात, रहमतुल्लाह खान नियाज़ी मरहूम, या आप उन्हें शहीद भी कह सकते हैं, महकमा के लिए एक बड़ी काबिल, बड़े बेहतरीन, बड़े दिलेर अफसर हुआ करते थे। और वही दौर है जब हमने रहमतुल्लाह नियाज़ी साहब के मातहत काम का आगाज़ किया CIA कोतवाली से, और ये वो दौर है जब मज़हर इकबाल साहब से हमारी पहली मुलाकात होती है। उसके बाद वो जो जब मैंने जाकर रिक्वेस्ट की चौधरी साहब से, तो चौधरी साहब ने मुझे रहमतुल्लाह नियाज़ी साहब के स्टाफ में उधर नाम डलवा दिया। तो उधर अल्लाह जन्नत नसीब करे फ़ारूक साहब थे, सब इंस्पेक्टर राना, जो इंचार्ज स्टाफ थे। हमारा बतौर गनमैन तबादला हुआ उनके साथ, मगर मैं इंटेलिजेंस बेस पे उन्हें काफ़ी कार्रवाइयाँ डलवाता रहा। ये मैं जब रपड़ लिखवा के आया तो मेरा एक बेहतरीन दोस्त था इरफान, और टोना दूध की दुकान थी, मैं उसके पास आया तो उसको मैं जिक्र कर रहा था कि यार देख मेरी बदनसीबी कि एक 460 का मुलजम काबू आया हुआ था, तो वो निकल गया, तो उस पर 1 स्टेप अफसरान ने रखी हुई है। मैं उससे बात ही कर रहा हूँ तो एक उसी दौरान एक ट्रेल मोटरसाइकिल गुजरी बड़ी तेज़ी से, उसके पीछे कावासाकी में एक बंदा, जो मैंने पहचान लिया कि ये तो वही है जो बेल करा के गया है। ओए होए होए होए, वाह, की बात है। मैं उसके पीछे खाली हाथ ही जज्बे के तहत भाग पड़ा। तकरीबन 1000 किलोमीटर के आगे, 1000 मीटर के आगे एक आसम इंस्पेक्टर था भट्ट, जो उधर कटरी थी उनकी मलाओं की, उसके सामने वो किसी रेड पे खड़े थे। कावासाकी तो का इस तरह गुजरना उन्हें नागवार गुजरा। जब पीछे ये आया तो वो आगे खड़े हो गए, ब्रेकर था, उन्होंने उसे रोक लिया। इतनी देर मैं भी पहुंच गया, तो मैंने जाके ऐसे हाथ रख के ना उसके गन पॉइंट
जैसे पता लगे कि पिस्टल है, मैंने कनपट्टी पर रख दिया उसके हाथ पहले, क्योंकि दोनों बाइक पे थे, तो उसे कोई मौका ना मिला मजामत करने का। मैंने फौरी उसके डब चेक किए, तो दोनों डब्बों में एक तरफ नेफे में 30 बोर, एक तरफ 32 बोर वो था। और वो जो उधर खड़े थे एक्साइज वाले, वो लालची थे। उसकी जेब में एक सांप की खाल का बटुआ भी था, जो सांप की खरड़ी होती है पंजाबी में जिसे कहते हैं, बटुआ भी था। उसमें भी काफ़ी पैसे थे, वो भी उसको इंडिकेटी करके लाया था। तो वो मुझे कहने लगे, यार एक पिस्तौल आप रखो, एक मुझे दे दो, और जो पैसे हैं वो भी आधे दे कर लेते, क्योंकि मुझे तो पहले उस्ताद ने ट्रेनिंग दी हुई थी कि ऐसा काम नहीं करना मुझे, और इसकी वर्थ का भी पता चला कि इसका आगे 1 स्टेप है। मैंने उसे पकड़ा, आगे वो थोड़ी देर मेरे साथ आए कि शायद ये कंप्रोमाइज़ कर ले, मगर वो बटुआ लेके गायब हो गए। मुझे तो बंदे से गर्ज थी, लेके मैं थाने आ गया। आगे रियाज शाह साहब थे, उन्होंने मारूफ बतौर डीएसपी रिटायर हुए हैं रियाज शाह साहब। जी जी जी, वो उस वक्त TASI थे उधर, वो उन्हें बताया। फिर हर बंदा तो अपने चक्कर में पड़ जाता है, उन्होंने बजाय कि मुझे को प्रमोट करते या आगे बताते, उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। मगर मैं इसके दौरान माशाल्लाह, चूँकि मैं समझता था वर्किंग, मैं अफसरान के साथ पहले रहा हूँ, तो मैं सीधा चला गया मोची गेट। उस वक्त जलसा हो रहा था पीपल पार्टी का, उधर अमानुल्लाह साहब SP सिटी थे, अमानुल्लाह खान SP सिटी, मारूफ SP सिटी वो थे। और रहमतुल्लाह न्याजी साहब को मैंने बताया कि सर मैंने मकसूद उर्फ काले को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से SHO भी मुअत्तल हुआ है और हमें भी ट्रांसफ़र किया गया है। वो बड़े खुश हुए। और इसी दौरान एक कॉल चली, हमारे उस दौर में 2 एक मजिस्ट्रेट होते थे, वहीद अख्तर अंसारी और सईद अख्तर अंसारी। उनका मामू को एक कश्मीरी घाटी में सामान लेने आया हुआ था कपड़े का, तो वो दौराने मजामत डाकू उसको पड़ा पैसे छीनने के लिए, वो फायर मार के भाग गया है। वहीद अंसारी और सईद अख्तर अंसारी साहब के जो मामू थे, उस केस की तफ्तीश मरहूम मेजर मुबशुल्ला साहब ने की। क्योंकि 4 बच्चों की माँ वाला जो मर्डर था 460, उनकी कोई पैरवी नहीं हुई ख़ास, मगर इनकी पैरवी तकड़ी थी माशाल्लाह। इन्होंने केस को सही तरीके से बयान किया, शहादतें सब कुछ मुकम्मल हुआ, और मेजर मुबशर साहब ने तफ्तीश भी की। उस तफ्तीश के बाद माशाल्लाह जो उस वक़्त के एडिशनल सेशन जज साहब थे, उन्होंने इसे सजाए मौत दे दी। अच्छा मदर इकबाल साहब, लाहौर गैंग्स के हवाले से बड़ा मशहूर है। ये जो वो इलाका है जिसे हम सिटी डिवीजन कहते हैं जी, तो सिटी डिवीजन से पाकिस्तान को एक वजीर आजम भी मिला, और सिटी डिवीजन से ही लाहौर को गैंग भी मिले। गैंग के हवाले से आप क्या समझते हैं कि लाहौर में गैंग्स की इब्तिदा कब हुई? लाहौर में पहले तो कम गैंग होते थे, उनका उलिया आ जाता था, और रिकॉर्ड से, और पुलिस मेहनत करती थी। बड़े नामवर और मंजे हुए उस वक्त पुलिस अफसर होते थे, जैसे आमन खान चद्दर साहब, चौधरी शफकात साहब, चौधरी अल्ताफ जग्गा साहब और चौधरी मसूद अजीज, यानी कि जो आफ्ताब एजाज शाह साहब, राना मुनीर साहब, इस तरह के दबंग और तकड़े पुलिस अफसर होते थे, जिनके इतने सोर्स होते थे कि उन्हें माशाल्लाह कहीं जुए खाने से, कहीं ऐसी जगह से इतला आ जाती थी कि आज फलां बंदे के पास इतने पैसे हैं, वो आया है, और वो पुलिस से तामन करते थे। उस वक़्त के दौर में जुए को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी कि कोई पुलिस अफसर उस पर पीछे लग जाए। हाजी साहब, वहीद उर्फ वहीदियाँ का बड़ा नाम हुआ है। वहीद उर्फ वहीदियाँ, वो मुझे याद है कि माशाल्लाह वो मुझे टिप मिली थी जब वो इश्तिहारी था। इसका थोड़ा ज़रा हदूद अरबा बता दें कि हदूद अरबा वहीद क्या? और वहीदियाँ और पिंकी, ये 2 भाई थे जो उधर पुरानी वो जो सूतर मंडी, उसके पास जो पापड़ मंडी है, उधर के रिहायशी थे। और इनका अनीफा बाबा के साथ बहुत तल्लक था। एक उधर होता था बिल्ला चमकती तलवार अंदरून का, दिल्ली दरवाजे का, उधर इनकी आपस में दोस्ती थी। ये टीपू के पास भी आते जाते थे, जिसे मैंने बाद में पकड़ा भी है। उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि इन्होंने हमारी औरतों को थाने उठवाया था। अच्छा, जिस वजह से किन्होंने?
इन्होंने टीपू वगैरह ने। टीपू वगैरह, ठीक। और इस रंजिश की वजह से वो सारा ग्रुप बन गया। टीपू अकेला था, क्यों, वो इतना बाखबर नहीं था पहले इनके मामलात का। तो वो इन्होंने प्लान बना के इसके पहले अबू को मर्डर करवाया। वो डेरे पे बैठा हुआ था। जो मुझे बताया वैदिया ने मुझे बताया, हुआ इस तरह था कि मुझे टिप मिली कि ये इसको को कपड़े देने के लिए सियालकोट जा रहा है। अच्छा। उसी बस में मैंने अपने 2 कांस्टेबल सवार करा दिए। वो पीछे पीछे खुद भी गाड़ी लेकर चला गया और उधर जाके सियालकोट मैंने मैनेज कर लिए 2 मोटरसाइकिल। तो मेरा मुकबर डर गया जब उसने शादा लम्हे का डेरा देखा ना, तो इतने गनमैन देखे। ये शादा लम्हा क्या चीज़? शादा लम्हा भी बहुत तकड़ा शूटर था। कहाँ का? सियालकोट का। सियालकोट का रहने वाला था शादा लम्हा जी। इस वकूए में जिसमें बिल्ला पहलवान मर्डर हुआ, इसमें जो फायरिंग थी वो शाद लम्हे ने की। वैदिया भी साथ था। वैदियों वगैरह को, पिंकी को ये रंज था कि इन्होंने हमारी औरतें उठवाई हैं टीपू वगैरह ने थाने में। ठीक। वो इतना खिलाफ हो गया कि उन्होंने सारा, क्योंकि डराना जाना था, बीच में गद्दार बन के डेरे में आकर मुखबरी करके तो बिल्ले पहलवान को, क्योंकि नीफा बाबा वगैरह उस वक़्त तीफी और गोगी के साथ टच हो चुके थे और ये उनकी दुश्मनी थी। ये हमेशा मुदई ही बने हैं, मुलजम कभी नहीं बने। टीपू वगैरह हमेशा मुदई बने, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ इतने को मर्डर वो दूसरी पार्टी करवा चुकी थी। पहले वानी अदल में उन्होंने इस पर फायरिंग करवाई, वो 5-6 बंदे फौत हुए, टीपू शदीद ज़ख्मी हुआ। उसके बाद इन्होंने वो उधर भाई भरवान के अड्डे पे उधर फायरिंग करवाई, मलक बाबर को मरवाया। उसके बाद यानी कि इन्हें अक्सर गद्दार ही मिले हैं। जैसे वो था उधर का नहीं, टिब्बी के पीछे ना मियाँ आसफ, वो जब कोर्ट में गया है बयान देने के लिए तो टीपू के साथ गया है, तो उधर जाके बयान टीवी के हक में, गोगी के हक में दे दिया। इनको जब भी मिले गद्दार मिले। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताएं, एक बहुत मशहूर किरदार हुआ है, बड़ा मशहूर कैरेक्टर, बानो सूतर मंडी। उसके बेटे थे वो पत्तो, नादू, उसके बाद पीची। ये काफ़ी इनका मंशियात का काम था। खालमतीन साहब थे, बड़े तकड़े अफसर थे, उनके साथ हम रेड पे गए तो उन्होंने मेरे सामने इनके जितने बर्तन, घर तोड़ फोड़, सारा कीमती सामान, बर्तन बाहर गली में फेंक दिए, तोड़ के आए, इतना कुछ किया। वो एक दफ़ा, पुरानी बात है कि ये उस इलाके में ये अक्सर पुलिस को पिस्तौल दिखा के फायर करके भाग जाते थे। जी, बात कर रहे थे हम वैदिया को मैंने सियालकोट में, मेरा वो जो बंदा था वो उसे ले आया उधर तरीके से अपना किसी रेस्टोरेंट में, तो उधर वो बैठा हुआ था। तो मैं गया तो हम 4 बंदे थे, तो मैंने उसे उधर से पकड़ा, ले आया, तफ्तीश की। उस वक्त हमारे एसपी साहब थे, CIA राजा बशारत साहब। पहले जो अमर बोड़ा था वो भी हमने ही पकड़ा था। हाजी साहब, मुझे ये बताएं कि आपके ज़माने में जब तक आप मुलाजमत करते रहे, लाहौर शहर में सबसे बड़ा मनशियात फरोश किसको पाया आपने? ये ग्रुप बहुत बड़ा था। इनकी माँ जो है ना बानो, और एक और होते थे बड़े मशहूर, शेख नज़र और शौकत, जिन्हें नजरा शौकत, उन्हें उस वक़्त के जो हमारे बड़े ही अजीम और नेक और बहादुर चीमा साहब होते थे, जुल्फ़कार चीमा साहब जी, उन्होंने भी उन्हें बहुत रोला, उन्हें बहुत उधर गलियों में घुमाया और बानो हो गई। ये मशहूर और तकड़े मंशियात फरोश थे। ख़वातीन और हज़रात, आज हाजी मज़हर इकबाल साहब के साथ हमारा ये तारुफ़ी प्रोग्राम था। ये जुर्म कहानी के हवाले से हाजी मज़हर इकबाल साहब की यादाश्त को हम ताज़ा करते रहेंगे। आइंदा हमारी जो भी मुलाकात होगी उसमें हमने आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगले प्रोग्राम को प्लान करना है। आपने कमेंट्स में बताना है कि आप हाजी मज़हर इकबाल साहब से लाहौर के किस जराइम पेशा के बारे में सुनना चाहते हैं, या फिर हाजी मज़हर इकबाल साहब जो कारनामे सर अंजाम देते रहे, हम उन्हीं को लेके आगे बढ़ते रहेंगे।
आज तक के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।